हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं इसका 9वां पार्ट। इससे पहले हम 8 पार्ट को पूरी तरीके से पढ़ा चुके हैं और आपको बता चुके हैं। यदि आपने उन पार्ट को ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस पार्ट के अंतर्गत जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं वो टॉपिक है उदासीनता वक्र, उपभोक्ता का संतुलन, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए पूर्ण कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को जरूर समझना। हमारी जो पहली हेडिंग स्टार्ट होती है वो है उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व। ये जो पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है, जिसे मैंने काफ़ी सोच समझ कर लिखा है, जिसका हमारा उद्देश्य ये है कि आपको पढ़ने के साथ साथ एक बेहतर नोट्स और लिखने का तरीका पता हो सके। क्योंकि जो बीए के एग्ज़ाम में हमें मार्क्स मिलते हैं, हमें कितना आता है इस बेस पर नहीं मिलते। हमारी कॉपी में जो प्रदर्शन होता है, कॉपी में जो लिखा होता है, उसी बेस पर एग्जामिनर हमको नंबर देता है। इसलिए हमारा लक्ष्य यही है कि आपको समझाने के साथ साथ एक बेहतर नोट्स प्रोवाइड करा सकें। तो समझते हैं पहले उदासीनता वक्र क्या है। यहाँ उदासीनता वक्र का मतलब होता है कि उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। या उदासीन वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिल सके। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो यदि किसी उपभोक्ता मतलब जो वस्तु को खरीदने वाला है, जो कंज्यूमर है, यदि उसकी आय निश्चित है और कई समरूप वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे सेब है, संतरा है, अंगूर है फल के रूप में, तो यदि एक वस्तु महंगी हो जाती है तो फिर अपने आय से इस प्रकार से वो सामंजस्य स्थापित करता है कि उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाए और जो महंगी वस्तुएं हैं उसमें कमी करके सस्ती वस्तुओं को बढ़ा लेता है। तो उसे जो संतुष्टि होती है वो भी पूरी हो जाती है और उसके आय पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि तटस्थता वक्र कैसे होता है। तो जो तटस्थता वक्र होता है ये अवतलाकार होता है, जो दाईं ओर इसका झुकाव होता है, दाईं ओर ये नीचे को इसका झुकाव होता है। यहाँ पर एक वस्तु की डिमांड घटती है तो दूसरे की बढ़ती है, और यदि व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, जो कंज्यूमर है उसकी आय बढ़ जाती है, तो हमें ये वक्र I2 प्राप्त होता है, और बढ़ती है तो वक्र I3 प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक वक्र अवतलाकार होता है, ये हमें समझना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो तटस्थता वक्र है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता तो यही होती है कि उदासीनता वक्र अवतलाकार होना चाहिए। दूसरी विशेषता ये होती है कि उदासीनता वक्र दाहिनी ओर झुका होता है, जो हमने देखा है। तीसरी विशेषता ये होती है कि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। उदाहरण के लिए यदि हम उदासीनता वक्र को समझें तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बालक मोहन को निम्नलिखित में से कुछ भी देने पर संतोष मिलता है। पहला पॉइंट, चाहे 10 बेर दे दीजिए या 1 अमरूद दे दीजिए, या 8 बेर 2 अमरूद दे दीजिए, या 5 बेर 3 अमरूद दे दीजिए, या 3 बेर और 4 अमरूद दे दीजिए। इन चारों स्थितियों में उसे पूर्ण संतोष मिलता है। तो यदि हम मान लीजिए कोई वक्र इन चारों बिंदुओं को लेकर खींचें तो जो वक्र हमको प्राप्त होता है वो उदासीन वक्र होगा या तटस्थ वक्र होगा। तो इस प्रकार हमने उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र में यही पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलना चाहिए, उसकी आय स्थिर है और जो वस्तुओं में सामंजस्य है
और पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करते हुए सामंजस्य स्थापित करता है। यदि एक वस्तु महंगी हो जाती है तो उसमें कमी करके जो वस्तु उसी प्रकार की उसे सस्ती मिलती है उसमें वृद्धि कर देता है और अपना काम चला लेता है। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग हमारी आती है ये है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है कि यदि उपभोक्ता की आय सीमित है तो वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यदि किसी भी व्यक्ति की आय सीमित है, आमतौर पर हम भी ऐसा करते हैं कि यदि हमारी आय सीमित है तो हम अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेंगे कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। जो वस्तु हमें ज़्यादा आवश्यक है पहले हम उसको खरीदेंगे, फिर जो कम आवश्यक है उसको खरीदेंगे। और ये ज्ञान हमें होना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी वस्तुएं हमारे लिए ज़्यादा अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी आय का बंटवारा करेंगे कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए और हमारी इनकम और खर्च में भी एक बैलेंस बना रहे। तो उपभोक्ता संतुलन को ज्ञात करने के लिए हमें दो बातें जानना परम आवश्यक है। मानचित्र। अब हम ये समझते हैं कि तटस्थता मानचित्र क्या है। तो जैसे हमने उदासीनता वक्र खींचा है तो जो कंज्यूमर है वो उसी उदासीन वक्र को सिलेक्ट करेगा जिसमें उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो जो वक्र उसके लिए ठीक बैठेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, तटस्थता मानचित्र। वही इसमें बताया गया है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करते समय सर्वाधिक उच्च स्तर का तटस्थता वक्र का चयन कर सकता है जिसमें उसे अपनी आय तथा कीमत को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसे तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अपनी आय और कीमत को ध्यान में रखते हुए वो उसी उदासीनता वक्र का चयन करता है जिसमें उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तटस्थता मानचित्र कहते हैं। और दूसरी हेडिंग है हमारी कीमत या बजट रेखा। कीमत या बजट रेखा क्या है इसे समझते हैं। कीमत या बजट रेखा जो होती है ये दो वस्तुओं के बीच संयोग को बताती है जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अपनी निश्चित आय से खरीद सकता है। जैसे एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक ग्राफ हमने बनाया है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हमने संतरे की मात्रा को दिखाया है और एक्स अक्ष पर सेब की मात्रा को दिखाया है। इसमें सेब और संतरा दोनों की कीमत स्थिर है और आय जो उपभोक्ता की आय है वो परिवर्तित हो रही है। किसी समय मान लीजिए संतरे की कुछ कीमत है और सेब की भी कुछ कीमत है, तो इसमें जो उपभोक्ता है उसके सामने दो या तीन स्थितियां हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता केवल संतरा खरीद ले, सेब खरीदे ही ना, या केवल सेब खरीद ले, संतरा ना खरीदे, या हो सकता है कुछ संतरे और कुछ सेब खरीद ले। पहली स्थिति मान लेते हैं कि उपभोक्ता केवल संतरा खरीदता है तो उसे OA मूल्य खर्च करना पड़ता है, और यदि सेब खरीदता है तो उसे OB मूल्य खर्च करना पड़ता है। तो A और B को जो मिलाने वाली रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, बजट रेखा। अब यदि मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो आय बढ़ने पर यही बजट रेखा हमको A1 B1 प्राप्त होती है, और यदि इसकी आय घट जाती है तो यही बजट रेखा हमको A2 B2 प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की आय परिवर्तित हो रही है। इस ग्राफ में हम देखते हैं इसमें उपभोक्ता की आय स्थिर एवं सेब की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। उपभोक्ता की आय भी स्थिर है और संतरा की कीमत भी स्थिर है, लेकिन सेब की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सेब किसी समय मान लेते हैं कि संतरा और सेब में जो बजट रेखा है वो AB से दिखाई गई। अब यदि मान लीजिए सेब की कीमत बढ़ जाती है, बढ़ करके B1 हो जाती है, तो जो बजट रेखा है वो हमको AB1 मिलती है। और यदि सेब की कीमत घट करके B2 हो जाती है तो हमको जो बजट रेखा है वो AB2 मिलती है।
तो यदि एक वस्तु की कीमत स्थिर हो, दूसरे की कीमत बढ़ रही हो और उपभोक्ता की आय भी स्थिर हो, तो हमें बजट रेखा का जो ग्राफ मिलता है वो ऐसे मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं क्या हैं। पहली मान्यता तो ये होनी चाहिए कि उपभोक्ता की जो आय है वो निश्चित रहना चाहिए। यदि हम उपभोक्ता संतुलन को कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें उपभोक्ता की आय को निश्चित होना चाहिए, क्योंकि यदि उपभोक्ता की आय परिवर्तित होगी तो जो वस्तुओं में परिवर्तन है वो भी हो जाएगा। दूसरा, दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो दो वस्तुएं हैं उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, वस्तुएं समरूप भी हों, क्योंकि जैसे फल खरीद रहे हैं तो फल की ही कैटेगरी की होनी चाहिए। सब्जी में उपभोक्ता संतुलन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो वस्तुएं हैं वो सब्जी की कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब वे वस्तुएं समरूप होनी चाहिए। और चौथा, उपभोक्ता के पास मुद्रा जो है वो निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। ये उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं हैं। अब एक नई हेडिंग है कीमत प्रभाव, जिसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ये क्या होता है हम इसे समझते हैं। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन व्यक्ति की आय, रुचि एवं अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा वस्तु के मांग में भी परिवर्तन होता है, वह कीमत परिवर्तन कहलाता है। सीधी सी बात है कि जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन हमारी आय और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कीमत में परिवर्तन के जो परिणाम होते हैं उसके द्वारा ये होता है कि हमारी मांग में परिवर्तन हो जाता है। यदि वस्तु की रेट बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम फिर कम खरीदेंगे, और यदि कीमत घट जाती है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो वस्तु की कीमत बदलने से हमारी मांग पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव। या इसको इस प्रकार भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि कीमत प्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वह समग्र प्रभाव है जो कि उस वस्तु की क्रय की जा रही मात्रा पर पड़ता है। मतलब कीमत प्रभाव उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वो समग्र प्रभाव है जो उसकी खरीदी जा रही मात्रा पर पड़ता है। यदि कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप उसके खरीदने की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। अगली हेडिंग है आय इफेक्ट, आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाला परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। अब अगर वस्तु की कीमत बदलेगी तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होगा। यदि कीमत घटेगी तो वस्तु जितनी आवश्यक है हम उतनी ही लेंगे, क्योंकि इसमें रुचि तो बदल नहीं रही है, तो हमारे कुछ पैसे की बचत होगी और इसमें हमारे आय में भी वृद्धि होगी। और यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है और हमारे रुचि में कोई परिवर्तन नहीं, रुचि तो स्थिर ही है, तो हम वस्तु उतना ही खरीदेंगे, तो हमारे ऊपर खर्च का भार ज़्यादा पड़ेगा और हमारी इनकम भी प्रभावित होगी। तो इस प्रकार वस्तु की कीमत में बदलने से उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, आय प्रभाव। इसके बाद हम समझते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या होता है इसको देखते हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव किसी उत्पाद की बिक्री में कमी है। प्रतिस्थापन प्रभाव किसी उत्पाद की बिक्री में कमी है। इसमें किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता को सस्ते विकल्प चुनने का अवसर दिया जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव विशेष रूप से मितव्ययिता का प्रतिबिंब है। यदि कोई ब्रांड अपनी कीमत बढ़ाता है तो कुछ उपभोक्ता सस्ते विकल्प का चयन करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव उन उत्पादों के लिए सबसे मजबूत है जो निकट विकल्प है। देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब ये होता है कि किसी उत्पाद की बिक्री में कमी। इसमें यह है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को ये अवसर दिया जाता है कि वो सस्ते विकल्प का चयन कर ले। एक तरीके से हम देखें तो प्रतिस्थापन प्रभाव विशेष रूप से मितव्ययिता का प्रतिबिंब है। मितव्ययिता का मतलब खर्च में कमी करने का एक प्रतिबिंब है। अगर हमारे पास सस्ता विकल्प उपलब्ध है और उससे भी
हमें पूर्ण संतुष्टि मिल रही है, हमारी रुचि के अनुसार है, तो हम क्यों महंगे विकल्प को चुनेंगे, सस्ते विकल्प को ही चुन ले। इससे हमारी खर्च करने में भी कमी आएगी और इनकम भी बढ़ेगी। अब मान लेते हैं कि जैसे कोई ब्रांड अपनी कीमत बढ़ाता है, तो कुछ उपभोक्ता जो कुछ कंज्यूमर हैं वे क्या करेंगे, सस्ते विकल्प का चयन करेंगे। तो अब यहाँ पर जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है ये उन उत्पादों के लिए सबसे मजबूत है जो निकट विकल्प हैं। उसके निकट के विकल्प होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मजबूत होता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि मुर्गी के अंडे का रेट बढ़ जाता है तो उपभोक्ता दाल या सोयाबीन का विकल्प चुनता है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन हमको मिलती है। प्रोटीन हमें दोनों से मिलती है। यदि मुर्गी के अंडे का रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, दाल या सोयाबीन लेते हैं, और वो सस्ता भी पड़ता है और प्रोटीन हमको इससे भी मिलती है। एक नोट के तौर पर हम आपको बता दें कि कंपनी को अपने उत्पादन का पुनर्मूल्यांकन करते रहना चाहिए और आय के प्रभाव का कारण कितना प्रतिस्थापन प्रभाव पड़ रहा है, आय प्रभाव के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव कितना पड़ रहा है, इसका भी आकलन करना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी वस्तु का रेट बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि रेट खूब ज़्यादा बढ़ा दिए तो लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को खरीदना ही बंद कर देंगे। इसलिए उस हिसाब से उसको रेट बढ़ाना चाहिए कि प्रतिस्थापन प्रभाव कम हो, क्योंकि कुछ लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है रेट बढ़ने पर भी वो उसको खरीदेंगे और जिनकी इनकम कम है वो सस्ते विकल्प का चयन करेंगे। लेकिन अब इतनी भी ज़्यादा रेट न बढ़ा दें कि लोग उसको खरीदना भी बंद ही कर दें। अब हम देखते हैं आय प्रभाव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम इफेक्ट। कितने प्रकार के आय प्रभाव होते हैं। पहला आय प्रभाव है धनात्मक आय प्रभाव, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब आय बढ़े तो मांग की मात्रा भी बढ़े, तो उसे हम कहते हैं धनात्मक आय प्रभाव। जैसे जब आय में वृद्धि के फलस्वरूप मांग की मात्रा में भी वृद्धि होता है तो धनात्मक आय प्रभाव कहलाता है। दूसरा है ऋणात्मक आय प्रभाव, निगेटिव इनकम इफेक्ट। जब आय वृद्धि के साथ साथ उपभोग की मात्रा घट जाती है तब ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। मतलब जब हमारी इनकम बढ़ती है लेकिन मांग घट जाती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ मांग घट जाती है, तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक आय प्रभाव। इसे भी हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं कि ऋणात्मक आय प्रभाव क्या होता है। जब हमारी आय बढ़े और मांग घट जाए तो ऐसी स्थिति में हम ये क्या कहते हैं कि ये ऋणात्मक आय प्रभाव हो रहा है। जब आय वृद्धि के साथ साथ उपभोग की मात्रा घट जाती है तब ऋणात्मक आय प्रभाव होता है। इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो वे निम्न वस्तुओं के उपयोग को कम कर देते हैं, क्योंकि वे उन्हें हीन समझते हैं। जो घटिया वस्तु हैं, फिर लोग क्या करते हैं, अब भाई हमारी इनकम अगर बढ़ गई है तो हम अच्छी वस्तु खरीदेंगे, घटिया वस्तु क्यों खरीदेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इनकम हमारी बढ़ जाती है तो हम उन वस्तुओं को खरीदना बंद कर देते हैं जो हमें बेकार लगती हैं, जिन्हें हम हीन समझते हैं। तो इसी प्रकार जैसे लोगों की आय बढ़ गई लेकिन साइकिल की बिक्री कम हो गई, क्योंकि अब लोग गाड़ी से चलना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा सम्मानजनक अपने को महसूस करते हैं। तीसरा है तटस्थ आय प्रभाव, न्यूट्रल इनकम इफेक्ट। जब आय स्तर में परिवर्तन के फलस्वरूप दोनों में एक वस्तु की मात्रा में तो परिवर्तन होता है किंतु दूसरे वस्तु की मात्रा स्थिर रहती है, तो आय का ये प्रभाव तटस्थ प्रभाव कहलाता है। अर्थात जब आय स्तर में परिवर्तन होता है तो दो वस्तुओं विकल्प में एक वस्तु की मात्रा मान लीजिए हम बढ़ा देते हैं और दूसरे वस्तु की घटा देते हैं, तो इसमें हमारी मांग में वृद्धि कहाँ हुई। मांग तो पहले की जैसा स्थिर है, क्योंकि एक को तो हमने बढ़ा दिया लेकिन दूसरे को घटा दिया। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं तटस्थ आय प्रभाव। आय तो बढ़ी लेकिन मांग हमने एक में बढ़ाया तो दूसरे में घटाया, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल इनकम इफेक्ट। अगली हेडिंग है प्रतिस्थापन की लोच, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको समझते हैं कि क्या होता है। जब दो वस्तुओं के मध्य मूल्यों के अनुपात में परिवर्तन होता है, जब दो वस्तुओं के मध्य मूल्यों के अनुपात में परिवर्तन होता है
तो उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु से किया जाने लगता है। मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य बढ़ गया और दूसरे के कम है, पहले जैसा स्थिर है, तो हम क्या करते हैं, महंगी वस्तु को सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसे निम्न सूत्र से लिखते हैं, जैसे ES बराबर x और y के मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे XY के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ जो ES है इसे कहते हैं उपभोग प्रतिस्थापन की लोच। अब हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच के प्रकार, कितने प्रकार के प्रतिस्थापन की लोच होती है। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला है अनंत प्रतिस्थापन की लोच, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यदि एक वस्तु का मूल्य कम हो जाए, इसका मतलब क्या है, यदि एक वस्तु का मूल्य कम हो जाए एवं दूसरी का स्थिर रहे, तो यदि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को पूर्णतया प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वहाँ प्रतिस्थापन की लोच अनंत मानी जाएगी। अर्थात एक वस्तु का मूल्य कम हो रहा है लेकिन दूसरी का कम नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, दूसरी वस्तु को छोड़ ही देते हैं और पहले ही वस्तु को खरीदते हैं। तो इस प्रकार पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को हमने पूर्णतया प्रतिस्थापित कर दिया, उसे खरीदना ही बंद कर दिया, तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन की लोच है वो अनंत मानी जाएगी। दूसरा है शून्य प्रतिस्थापन लोच, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब मूल्य परिवर्तन के बावजूद वस्तुओं में स्थानापन्न बिल्कुल ना हो तो वहाँ पर शून्य प्रतिस्थापन की लोच होती है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य घट जाए या बढ़ जाए तो उसके बावजूद जितना वस्तु हम खरीदते हैं उतना ही खरीदेंगे, प्रतिस्थापन भी नहीं करते हैं, हम उसी वस्तु को खरीदते हैं, तो हम ये कहेंगे कि शून्य प्रतिस्थापन की लोच, वहाँ पे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है गिफिन वस्तुएं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। हम समझते हैं कि गिफिन वस्तुएं क्या हैं। इन्हें इंग्लिश में गिफिन गुड्स कहते हैं या इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, जो घटिया और निम्न क्वालिटी का सामान होता है उसे ही हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। अभी इसको हम इसके परिभाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गिफिन वस्तुओं का जो नाम दिया है वो दिया किसने है। तो गिफिन वस्तु का नाम प्रसिद्ध स्कॉटिश अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और पत्रकार सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर रखा गया था। जो वस्तुएं घटिया तथा निम्न कोट की होती हैं और जिस पर ऋणात्मक आय प्रभाव लागू होता है तथा मांग के नियम का विरोध करता है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। सीधी सी बात है, गिफिन वस्तुओं को हम समझते हैं कि ये घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं। इस पर ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव में हमने बताया था कि जब हमारी आय बढ़ती है तो मांग घटती है। आय बढ़ने पर मांग बढ़ना चाहिए, क्योंकि मांग का नियम तो यही कहता है, मांग की अवधारणा इससे पहले हमने पढ़ा है, उसमें मांग की अवधारणा यही कहती है कि जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो मांग बढ़ना चाहिए। लेकिन गिफिन वस्तुएं के संबंध में या ऋणात्मक आय प्रभाव के संबंध में हमने पढ़ा है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक आय प्रभाव। और दूसरा, ये मांग के नियम का विरोध करता है। जो मांग का नियम है कि आय बढ़ने के साथ साथ मांग भी बढ़ना चाहिए, उसका भी विरोध करता है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाते हैं, गिफिन वस्तुएं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें। मान लीजिए श्याम कोई एक स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट रहे होंगे, आप भी रहे होंगे। जब आप बाहर पढ़ते थे तो आपको घर से सीमित पैसा मिलता है, 2000 या 3000। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े हिसाब से उसको खर्च करते हैं और सस्ते से सस्ते विकल्प खोजते हैं। जैसे शर्ट 100 रुपये वाला ही पहनकर काम चलाते हैं और जो थोड़ा निम्न क्वालिटी का भी सामान होता है उससे ही काम चलाने का कोशिश करते हैं कि उससे ही हमारा काम चल जाए, ज़्यादा ठीक है। लेकिन जब हमारी नौकरी लग गई और हमारी इनकम बढ़ गई तो हम क्या करते हैं, फिर हम उस समय घटिया वस्तु क्यों लेंगे, फिर हम ब्रांडेड वस्तुओं को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय हमने देखा कि हमारी आय तो बढ़ गई लेकिन अब हम 100 रुपये वाला शर्ट नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो गिफिन वस्तुएं हैं उसके संबंध में देखें तो हमारी आय बढ़ने के साथ साथ मांग घट गई है
वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लीजिए श्याम एक स्टूडेंट है जो बाहर रहकर पढ़ाई करता है और घर से महीने का अधिकतम 3,000 रुपये उसे दिया जाता है। तो वो कपड़े सस्ते वाला 100 रुपये वाला शर्ट मान लीजिए पहनेगा, लेकिन मान लीजिए बाद में वो अधिकारी बन जाता है और अच्छी खासी कमाई करने लगता है, तो अब वो सस्ता वाला कपड़ा ना लेकर महंगा वाला कपड़ा ही लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आय बढ़ने पर मांग घट रहा है, और किसके लिए घटेगा? केवल गिफिन गुड्स के लिए। जो घटिया वस्तुएं हैं फिर हम उसको छोड़ देंगे, क्यों हम उसको पहनेंगे? अच्छी वस्तुएं पहनेंगे क्योंकि हमारी आय बढ़ गई है। तो इन वस्तुओं के संबंध में हम देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। इसके वक्र को समझते हैं। तो गिफिन वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है ये दाईं ओर ऊपर को चढ़ा हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखते हैं जब हमारी इनकम कम थी तो हमारी मांग फिर धीरे धीरे बढ़ रही थी, हम घटिया वस्तु ही खरीद लेते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि वहाँ पर मांग रुक गई क्योंकि आय बढ़कर इस स्तर तक पहुँच गई, और जब हमारी आय और बढ़ रही है तो हम ये घटिया वस्तु को खरीदना बंद कर दिए और ये ग्राफ इधर झुक करके ऐसे हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गिफिन वस्तुओं को मांग वक्र होता है ये दाईं ओर ऊपर को चढ़ा हुआ होता है। इस संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है कि गिफिन वस्तुओं को मांग वक्र कैसे होता है? तो ये दाईं ओर ऊपर की ओर चढ़ा हुआ होता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एंजिल वक्र, एंजिल कर्व। इसको दिया था जर्मन सांख्यिकी शास्त्री क्रिस्टिन लॉरेंज एंजिल ने। आय और उपभोक्ता वस्तुओं के मध्य एक ग्राफ प्रदर्शित किया जिसे एंजिल वक्र कहते हैं। इन्होंने क्या किया? आय और उपभोक्ता, इनकम और कंज्यूमर वस्तुओं के मध्य एक ग्राफ प्रदर्शित किया और उसे ही हम क्या कहते हैं? एंजिल वक्र। चलिए इस ग्राफ को समझते हैं कि इसमें इन्होंने क्या दिया था। इसमें यह है कि एक्स अक्ष पे हमने वस्तु को रखा है और वाई अक्ष पर कंज्यूमर की इनकम को रखा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वस्तु को खरीदने की मात्रा में भी वो वृद्धि करता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है R1 से R2 जहाँ पर आय बढ़ने पर भी वो वस्तु नहीं खरीदता, क्योंकि ज़्यादा करेंगे का यहाँ पर उस पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और यहाँ पर वस्तु की मात्रा में वो वृद्धि नहीं करता है जबकि आय उसकी बढ़ रही। तो यहाँ पर वस्तु की मात्रा आय बढ़ने के साथ साथ स्थिर रहती है, और उसके बाद भी एक ऐसा पॉइंट एस हमको मिलता है जिसके बाद आय बढ़ने पर भी वो वस्तु से अरुचि प्रकट करने लगता है और उसका ग्राफ ऐसे घट जाता है। तो इस प्रकार जो आय और कंज्यूमर के बीच ग्राफ दिखाया गया है इसे ही हम क्या कहते हैं? एंजिल वक्र। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का ये जो 9वां पार्ट है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें, और अपनी समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 10वां पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।